कैसे हैं आप लोग। प्रोफेशन रह गया था हमारा, प्रोफेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन की डेफिनेशन तोड़ते हैं, चलिए इसको। प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहली चीज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड नंबर पे आता है यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तीन टिप्पणी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इम्पार्शियल यूज होता है वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करने में। जैसे मैंने आपको आर्ट के एग्जांपल्स दिए थे, साइंस के एग्जांपल्स दिए थे, वैसे ही कुछ प्रोफेशन के एग्जांपल जिनको हम बेस मान के चलेंगे। लॉयर, डॉक्टर और सीए, ये तीन एग्जांपल्स हैं प्रोफेशंस के। हाँ, ये तीनों चीजें प्रोफेशन हैं। अब चेक करते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। तो चलिए, इसके भी कुछ क्राइटेरिया, उनके तीन थे, इसके 5 क्राइटेरिया हैं, उन पे करते हैं बात। अरे एक सेकंड, इसकी डेफिनेशन का मतलब तो रह गया। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो उसके पास नॉलेज है, जैसा तीनों में होता है। यूज्ड इम्पार्शियली, मतलब बिना भेदभाव के उसका यूज किया जाएगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को सर्व करने में, उन्हें संभालने में इसका यूज किया जाएगा, टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पहला पॉइंट है इसका WDBOK, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैंने पूरा नहीं लिखा, कोई बात नहीं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे कि प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब जो भी प्रोफेशनल है उसको उसके फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है। लॉयर को कानून की एक एक चीज की नॉलेज है, डॉक्टर को आपकी बॉडी के एक एक पार्ट की नॉलेज है, और सीए को अकाउंट की, टैक्स की, लॉज की एक एक चीज की नॉलेज है। तो इनको अपने अपने फील्ड की कंसर्न नॉलेज फुल है, तो ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है। सेकेंड चीज आती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर मैं कह लूं कि हाँ मैंने एक बुक पढ़ ली, इसमें मैं थोड़ा कानून पढ़ लिया और मैं लॉयर, मैं अपना ऑफिस खोल लूं, लगा लिया हाँ लॉयर विश्वास के, क्या मैं लॉयर बन जाऊंगा? दूसरे दिन जेल हो जाएगी मेरे को। अगर मैंने 2-4 बायो की बुक्स पढ़ ली, मैं अपना क्लिनिक खोल के हट जाऊंगी, हाँ विश्वास डॉक्टर, तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? 3-4 दिन बाद जब मेरा नाम सामने आएगा, मेरे को जेल हो जाएगी कि तू फर्जी है, लोगों के साथ ठगी मारी है, तू डॉक्टर नहीं है, तेरे पास डॉक्टर की क्वालिफिकेशन नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं मैं डॉक्टर, मेरे को पता है सब कुछ, तेरे को पता है इससे हमें मतलब नहीं है, तेरे पास उसका लाइसेंस नहीं है। अब ये लाइसेंस क्या होता है? यही है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मतलब हर एरा गैरा बंदा डॉक्टर, लॉयर, सीए बन के नहीं बैठ सकता, उसको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। पर ये तो इसकी बात होगी, नॉलेज चाहिए, लेकिन अरे कंक्लूजन रह गया। हाँ, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट है, इस पे टेक, इस पे आते हैं। तो ये तो WDBO की बात होगी कि नॉलेज चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है नॉलेज वाया अ प्रॉपर मीन। लॉयर को LLB करनी होगी, उसकी डिग्री के बाद ही वो लॉयर माना जाएगा। ऐसे नहीं तो आप चाहे LLB से ज्यादा नॉलेज कर लो तो आप लॉयर नहीं करोगे। सीए, जिसपे बहुत बातें बनती हैं, आप कॉमर्स वाले हो कि इतने अटेम्प्ट्स, मान लो एक बंदे ने बहुत अटेम्प्ट्स किए, उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ भी हुआ, उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ और वो एंड तक लगा, उसके पास नॉलेज तो सारी है ना, पेपर क्लियर हुआ नहीं हुआ, नॉलेज तो उसके पास सारी है। तो क्या वो अपना ऑफिस खोल के बैठ सकता कि हाँ मैं सीए? नहीं बैठ सकता। हफ्ता 10 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा कि वो नकली सीए है, बहुत बड़ा फाइन और जेल होगी। तो ये प्रोफेशंस जो होते हैं इनमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर बंदा आगे देख सकता कि हाँ मैं प्रोफेशनल, उसको एक प्रॉपर मीन्स से वो लाइसेंस, वो सर्टिफिकेट मिला होगा, तभी वो प्रोफेशन। तो क्या मैनेजर में ऐसा होता है? मैं दुकान संभाल रहा हूं, मैं मैनेजर, जो मर्जी बंदा कर रहा है वो मैनेजर तो है अपनी लाइफ में। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैनेजर हर कोई है, तो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट तो होगा बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। तीसरा पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, सीएस की कुछ ना कुछ एसोसिएशन है जो इनको लाइसेंस ग्रांट करते हैं। जैसे सीए की है ICAI सीएस की एसोसिएशन है। लॉयर्स की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और इनकी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इनके लाइसेंस देती है, जो इनको कंट्रोल में रखते हैं, इनको चेक करते हैं, कुछ भी गलत हुआ ये लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, ये पावर होती है इनके पास। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो क्या मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल है। AIMA, इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बिल्कुल है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यार। प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सारे मैनेजर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है। सारे मैनेजर्स को इससे लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, सारे मैनेजर्स को इसका मेंबर होना जरूरी नहीं है, तो काफी लोग होते ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ फीस भरनी पड़ेगी। अब जैसे जो बहुत बड़े बड़े ग्रेजुएट्स होते हैं ना, जैसे IIM से MBA किए हैं, तो इस एसोसिएशन की लाइसेंस उसको मिल जाएगा कि हाँ तू सर्टिफाइड मैनेजर है, तो वो इसका मेंबर है। लेकिन तो सबके लिए तो नहीं है ना ये, तो इसलिए ये पॉइंट भी लैकिंग है। इस पॉइंट की भी कमी हमें दिखती है। ये पॉइंट मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए एसोसिएशन तो है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये बात आती है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? बेसिकली एक बुक, एक स्लिप, एक क्यू जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉयर्स के लिए है, सीएस के लिए है। कौन बनाता है? इनकी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती हैं जो इनको मानना होता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट तो एग्जिस्ट करता है भाई, मैनेजमेंट का भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है नहीं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसको मानने का धक्का भी नहीं है। जो इसका मेंबर है वो माने, जो मेंबर नहीं है, मेरे जैसे मान लो मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मैं मैनेजर हूं, इसको ना मानू, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है लीगल टर्म्स, तो ये भी फॉल्स है। मतलब इसमें लाइन क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट्स अ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स एज ड्रॉन बाय AIMA, बट देयर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर दैट कोड, सो दैट मैनेजर्स मस्ट नीड टू फॉलो इट। नो, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए ये पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। इंग्लिश में आपके एक चैप्टर आएगा द एनिमी, उसमें एक आएगा डॉक्टर सदाओ। उसमें पूरे चैप्टर में ये फोकस है कि हाँ, एक डॉक्टर को ट्रेन किया गया है दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए, लेकिन आज का जमाना कुछ हो रही है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। प्रोफेशन कहता है सर्विस मोटिव हो, आपको मनी नहीं देखना, आपको सर्विस देखनी है। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? यूज इम्पार्शियली, बिना किसी भेदभाव के, टू सर्व सेवरल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो मैं अमीर गरीब में भेदभाव क्यों करूं? मुझे कोई फीस देने के काबिल नहीं है, उसके पास नहीं है इतने पैसे, तो मैं भेदभाव क्यों करूं? मुझे तो अपनी सर्विस उसको भी देनी है। तो जो प्रोफेशंस हैं, लॉयर, डॉक्टर, सीए, इनका बनता तो ये फर्ज है कि ये पैसे मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो बिना किसी भेदभाव के अपनी सर्विस उनको देते रहें, सर्विस मोटिव फुलफिल हो। ठीक है, तो ये बात आती है सर्विस मोटिव में। अब हमने मतलब समझ लिया सर्विस मोटिव का क्या मतलब, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा होता है? हाँ, हाफ पार्शियली होता है। मैनेजमेंट ऐसी होती है कि हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं क्योंकि हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का मेन एम क्या है? पैसे, पैसे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पैसे पैसे पैसे, हर जगह पैसे। तो इसको भी मैं इस तरह से करूंगा, टिक क्रॉस। पेपर में कहीं टिक क्रॉस क्रॉस टिक नहीं दिखाना, आपको कुछ भी नहीं दिखाना, आपको पैराग्राफ लिखना है, उसमें अपनी बात कंक्लूड करनी है। तो सर्विस मोटिव पार्शियली सेटिस्फाई होता है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट सोसाइटी को सर्व तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेसिक एम वहां है, पैसे की तरफ। तो प्रोफेशन के पांचों पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं फटाफट। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ना, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन नो, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल नहीं, सर्विस मोटिव आधा आधा। तो 3.5 नहीं और 1.5 यस, तो मतलब प्रोफेशन तो नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखेंगे, हमने साइंस को बोला अप्लाइड साइंस, सॉफ्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस, आर्ट तो था ही प्योर, तो इसको लिखेंगे मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, बात खत्म। नहीं, हम लिखेंगे मैनेजमेंट इज इन द इन्फेंसी स्टेज ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। आपको बता दूं कि सारे अकाउंट्स को मेन सब्जेक्ट मानते हैं कॉमर्स का, लेकिन बिजनेस स्टडीज भी उतना ही वैल्यूएबल है। आने वाले टाइम में मैनेजर्स की बहुत डिमांड है। आप बाहर जाओ, वहां जितनी इंपॉर्टेंस अकाउंट्स को दी जाती है, अकाउंटेंट्स को दी जाती है, उतनी ही मैनेजर्स को भी दी जाती है। तो आने वाले टाइम में मैनेजमेंट विल डेफिनेटली बी अ प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि जब देखो एक ही चीज है, अगर AIMA अपनी मेंबरशिप कंपलसरी कर दे तो ये चीज पूरी हो जाएगी, हो जाएगी। अगर मेंबरशिप कंपलसरी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी हो जाएगी, हो जाएगी। अगर मेंबरशिप कंपलसरी है तो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो भी करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा, मतलब बन गया प्रोफेशन। हम लिखेंगे कि मैनेजमेंट इज इन इन्फेंसी स्टेज ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। इनफैक्ट होता है बच्चा बिल्कुल ग्रोथ की स्टेज में है, वो धीरे धीरे बन रहा है। इन नियर फ्यूचर इट विल श्योरली बी अ प्रोफेशन, ये लिखना है हमें। अब पूरी वीडियो को फटाफट से करते हैं कंक्लूड। हाँ जी, बात कर रहे थे हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या? सबसे पहले साइंस।
साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ। अब इस लाइन को तोड़ो, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सर्टेन जनरल ट्रुथ, दैट्स इट। उसके बाद इसके 3 पॉइंट क्या थे? सबसे पहला पॉइंट सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, टिक, मैनेजमेंट एग्रीज। सेकेंड पॉइंट क्या था इसका? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, टिक विद क्रॉस, हां होती है लेकिन इसके रिजल्ट्स एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस में होती है लेकिन मैनेजमेंट में बिल्कुल नहीं होती क्योंकि बंदे टू बंदा डिफर करता है, इसलिए ये डेट मैनेजमेंट इज अ अप्लाइड साइंस या फिर इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस। अब आते हैं आर्ट पे। आर्ट की डेफिनेशन क्या थी? आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करो स्किल्स के साथ, वो हो जाता है आर्ट, दैट्स इट। अब इसके 3 पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ मैनेजमेंट में है तो टिक। सेकंड पॉइंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट कैसे होती है? टिक। थर्ड पॉइंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बिल्कुल मैनेजमेंट में भी है तो टिक, यानी कि मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट। तीसरे पे आते हैं प्रोफेशन, जो मैं अभी अभी आपको करवा के हटा हूं। सेम चीज बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिपीट हो जाए तो फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोफेशन मैनेजमेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन इन्फेंसी स्टेज में है, वो ग्रो होगा। अब इसको लिखना कैसे है एग्जाम में बिल्कुल बढ़िया तरीके से? सबसे पहली चीज, आपको तीनों तो पूछेगा ही, एक ही पूछेगा, जो भी पूछा उसकी डेफिनेशन, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, कुछ भी पूछ ले उसकी डेफिनेशन देनी है। उसके बाद मेन कंटेंट देना है आपको, जिसमें वो पॉइंट्स आएंगे, चाहे वो 3 हो चाहे वो 5 हो। उसके बाद देना है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी क्या लिखना है आपको कि जैसे मैंने बताया प्योर आर्ट, इनएग्जैक्ट साइंस या इन्फेंसी स्टेज ऑफ प्रोफेशन, ये चीज आएगी कंक्लूजन में। अब इसको कैसे लिखना है? 3 पॉइंट्स लिखने हैं, मैं सिर्फ एक पॉइंट का फॉर्मेट बता रहा हूं, आप तीनों पॉइंट्स को उसी के हिसाब से एडजस्ट करके लिख देना। पहले पॉइंट का फॉर्मेट जिस हिसाब से हम बात करते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी की, तो मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं यूनिवर्सल वैलिडिटी। पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन का होगा यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है, और साइंस में ये है, एक ही लाइन। यूनिवर्सल वैलिडिटी रेफर्स टू existence of same results in every condition that exists in the case of science। बस यहां इंग्लिश मैटर नहीं करती आपकी, यहां क्वालिटी मैटर करती है, जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसकी कितनी क्वालिटी है। सेकंड चीज, आप मैनेजमेंट को कंपेयर करोगे, मैनेजमेंट इज नॉट यूनिवर्सली वैलिड एज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एवरी पर्सन इज डिफरेंट वे ऑफ मैनेजिंग अ सेम थिंग, तो वो चीज सेकंड लाइन होगी। थर्ड लाइन में क्या होगा? सो एज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। बस हर चीज के अंदर 3 लिखने हैं, और अगर आपका पॉसिबल हो, आपके टीचर आपको अलाउ करें, तो इनको पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स बनाओ, बहुत बढ़िया लगता है और बोर्ड में इसके मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं फॉर श्योर। तो अगर आप चाहो तो इसको पैरा में भी लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स बनाना बेटर रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आपका कोई भी सुझाव या कमेंट या कोई भी रिकमेंडेशन, कोई ओपिनियन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो, नीचे कमेंट कर दो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए, आप मुझे वहां डीएम भी कर सकते हो। और दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे हम। थैंक यू।